जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और आपका स्वागत करती हूं एक ऐसे चैनल में जहां हमारे कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़े मुद्दों के बारे में तो बात होती ही है, लेकिन साथ ही में बात होती है अगर किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को पेंशन संबंधित समस्या है तो इसको लेकर उनको क्या कार्रवाई करनी है। तो आज के इस वीडियो में भी चलिए कुछ कमेंट्स देखते हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पर आज का ये जो वीडियो है हमारी फैमिली पेंशनर्स और उनके जो डिपेंडेंट है इनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी फैमिली पेंशनर्स एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करे या ना करे। आज के इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको इस बात को लेकर क्लियर हो जाएगा कि आपको एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक कैलकुलेशन के माध्यम से सारा जो पेंशन में कितना डिफरेंस आता है इसके बारे में भी हम जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर यूजफुल लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस को अन्य कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे, और आप चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत हम हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं इनको एमएससीपी को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस बात से करते हैं। क्योंकि देखिए मुझे कमेंट आया था यहाँ पर हमारे जो एक व्यूअर्स ही कहूंगी मैं इनको, ये लिख रहे हैं कि मेरे जो भैया थे वो एसी से हवलदार रैंक से 25 साल पूरी करके 2008 में रिटायर हुए थे। भाई की डेथ हो चुकी है, तो भाभी जी को फैमिली पेंशन कितनी मिलनी चाहिए, प्लीज मैम इस बारे में जो है हमें अवगत कराइएगा। चलिए इस कमेंट पर हम विस्तार से बात करते हैं। हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए जो ये सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि एक फैमिली पेंशनर जो पेंशन ले रही हैं, जिनके हस्बैंड 2008 में रिटायर होकर आए थे, 25 साल की सर्विस है और हवलदार रैंक है, तो अभी उनकी जो बेसिक वगैरह है वो कितनी होनी चाहिए इसका तो जवाब देंगे ही। लेकिन साथ ही में देखिए ये 2008 में रिटायर होकर आए थे और जैसे कि ये यहाँ पर लिख रही हैं कि हवलदार रैंक से रिटायर थे, तो एमएससीपी को लेकर इन्होंने कार्रवाई नहीं की है तो कार्रवाई करनी क्यों जरूरी हो जाती है। चलिए कुछ आसान कैलकुलेशन के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहले इनका जो सवाल, तो मैं इनका जो जवाब दे रही हूं इस कमेंट का, ये सर्कुलर 677 यानी OROP 3 के सर्कुलर के हिसाब से जो है बेसिक जो है उसके हिसाब से दे रही हूं। अगर अभी OROP 3 के हिसाब से आपको इसका फायदा नहीं मिला है तो आप जो है इसके लिए कंप्लेन दर्ज करा सकती हैं। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं, ये लिख रहे हैं इस कमेंट में कि इनके भाई साहब जो थे हवलदार रैंक से रिटायर है, 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है और 2008 में रिटायर होकर आए हैं। अगर उन्होंने एमएससीपी को लेकर कार्रवाई नहीं की है अपने रहते हुए, यानी जो सर्विस पेंशनर्स थे उन्होंने अपने रहते हुए एमएससीपी को लेकर कार्रवाई नहीं की है, उनको एमएससीपी नहीं मिली है और हवलदार रैंक की ही पेंशन मिल रही है, तो देखिए इनहेंस रेट से अगर पेंशन मिल रही है तो 24,875 रुपए ये बेसिक होनी चाहिए, और अगर ऑर्डिनरी रेट से पेंशन मिल रही है तो 14,925 रुपए जो है ये बेसिक होनी चाहिए। ये यहाँ पर मैं हवलदार रैंक के हिसाब से बता रही हूँ। अब आप एक चीज बात नोटिस करिए, यहाँ मैं जानकारी शेयर कर रही हूँ इस कमेंट को लेकर ताकि जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है उनको, उनकी भाभी जी को और साथ ही में ऐसी हमारी जो अन्य फैमिली पेंशनर्स हैं या डिपेंडेंट है उनको एमएससीपी को लेकर जानकारी मिले या बेसिक को लेकर जानकारी मिले। इस कमेंट में एक बहुत बड़ी गलती है, इन्होंने ये नहीं लिखा है कि इनके भाई साहब की डेथ कौन से साल में हुई है, तो हमें ये नहीं पता है कि इनहेंस रेट से पेंशन आ रही है या ऑर्डिनरी रेट से पेंशन आ रही है, इसीलिए मैं दोनों का ही कैलकुलेशन करके यहाँ पर मैं जो है इसकी जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो अगर इनहेंस रेट से पेंशन आ रही है तो सर्कुलर 677 के हिसाब से 24,875 रुपए आनी चाहिए, और अगर ऑर्डिनरी रेट से आ रही है तो 14,925 रुपए आनी चाहिए। ये हवलदार रैंक 25 साल सर्विस की बात कर रही हूँ। तो ये तो बात हो गई, इन्होंने जो कमेंट किया था उसके हिसाब से मैंने जवाब दिया। लेकिन अब एमएससीपी के लिए कार्रवाई करनी एक फैमिली पेंशनर्स के लिए क्यों जरूरी हो जाती है ये भी समझते चले, और इसके बारे में जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं या जो डिपेंडेंट है वो खास तौर पर ध्यान दे और कार्रवाई जरूर से कराइए।
क्योंकि देखिए अब मैं जो बात करने जा रही हूं वो आपकी बेसिक से जुड़ी हुई है, बेसिक में डिफरेंस से जुड़ी हुई है। अगर ये जो सर्विस पेंशनर्स थे जिनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने अपने रहते हुए एमएससीपी को लेकर अगर कार्रवाई करवाई होती तो देखिए उनको नायब सूबेदारी लागू है। 2008 में वो रिटायर होकर आए हैं, 25 साल की सर्विस है। ऐसे में जो है उनको नायब सूबेदार की एमएससीपी अगर मिल जाएगी, ये फैमिली पेंशनर्स भी इसको लेकर कार्रवाई कर सकती हैं और करनी भी चाहिए। तो क्या होगा देखिए, बेसिक में कितना डिफरेंस आ रहा है ये भी आगे बताऊंगी। लेकिन अगर नायब सूबेदार की एमएससीपी मिली तो 25 साल के हिसाब से नायब सूबेदार रैंक इनहेंस रेट से बेसिक हो जाएगी पेंशन की 26,900 रुपए और ऑर्डिनरी रेट से हो जाएगी 16,140 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बेसिक में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 2025 रुपए एक नायब सूबे जो है इनहेंस रेट से, और ऑर्डिनरी रेट से अगर बात करूं तो 1215 रुपए, इतना फर्क पड़ रहा है। तो एमएससीपी के लिए कार्रवाई करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और अगर इस केस में जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, अगर उनके भाई साहब ने नायब सूबेदार की एमएससीपी के लिए कंप्लेन नहीं की थी तो जो ये फैमिली पेंशनर्स है वो भी कंप्लेन दर्ज करा सकती है। तब क्या होगा, ग्रेजुएटी वगैरह सब में जो डिफरेंस होगा उसका भी फायदा मिलेगा। अच्छा खासा अमाउंट 2008 से, जब से सर रिटायर होकर आए थे, उनकी डेथ हुई तब तक का कैलकुलेशन, उसके बाद का फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन, ये सारा पैसा मिलना चाहिए। तो हर एक फैमिली पेंशनर्स और डिपेंडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि एमएससीपी को लेकर कार्रवाई जरूर से करिए, ताकि आपका हक, आपकी सही पेंशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव में आकर हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जो डिपेंडेंट है, उनको उनके एमएससीपी से जुड़े हुए सवालों के जवाब दूं, उनको लाइव में चेक करके दूं कि एमएससीपी लागू है या नहीं, कैसे कार्रवाई करनी है, डिटेल में हम उसके बारे में बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए ताकि हम इस विषय पर और से ज्यादा बात कर सके। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि ओआरओपी पेमेंट सबको मालूम है, आपको यूट्यूब पेमेंट कितना मिलता है इसके बारे में बताइए, और डीए बढ़ोतरी का पेमेंट कब मिलेगा इसके बारे में आपको मालूम है या नहीं। 3 सवाल हैं, एक एक करके इसके जवाब दे दूं। सर बहुत अच्छी बात है अगर आपको ओआरओपी के एरियर के बारे में मालूम है तो, लेकिन हमारे सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को इतनी जानकारी नहीं है। अभी भी हम रोज ऐसे केसों से डील करते हैं, कंप्लेन दर्ज, कई सारी कंप्लेन में खुद दर्ज करवाती हूं, जहां जो हमारे सर्विस पेंशनर्स हैं, एजेड सर्विस पेंशनर्स हैं, उनको ओआरओपी का लाभ नहीं मिला है। कई सारे ऐसे थे जिनको ओआरओपी 1 भी नहीं मिला था, ओआरओपी 2 भी नहीं मिला है, 3 भी नहीं मिला है। उसको लेकर हम खुद कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको इतनी नॉलेज है तो ये बहुत बढ़िया बात है। जितनी आपको जानकारी है उस हिस्से को आप वीडियो का मत देखिए, जो जानकारी नहीं है उतनी जानकारी आप ले सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो उन लोगों के लिए होते हैं, उन सर्विस पेंशनर्स के लिए होते हैं जो एजेड हैं, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को लेकर। तो ओआरओपी के एरियर को लेकर बात करना हम तब तक बंद नहीं करेंगे, खास तौर पर मैं तब तक बंद नहीं करूंगी जब तक हमारे हर एक सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को उनका हक नहीं मिलता है। अभी 1-2 दिन पहले के वीडियो में ही मैंने सीपी ग्राम का वो स्टेटस वगैरह चेक किया था, जहां हमारे नायब सूबेदार रैंक से रिटायर एक पेंशनर्स थे, उनको ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 का पैसा मिला है। ये अभी 2026 की ही बात है। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको हमारे वीडियो से फायदा होता है। दूसरी बात कि आपने जो यूट्यूब के बारे में पूछा है कि पेमेंट वगैरह के बारे में, तो इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य है हमारी जो डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स हैं या जो उनके डिपेंडेंट हैं, उनको जानकारी प्रोवाइड करना, उनको एजुकेटेड करना, उनको ये बताना कि उनकी पेंशन में बेसिक जुड़ता है, डीए जुड़ता है और इसके साथ उनकी पेंशन बनती है, उनकी बेसिक कितनी होनी चाहिए, या केंद्र सरकार के द्वारा उनके लिए कोई मेमोरेंडम, मतलब कोई सर्कुलर वगैरह आते हैं, पेंशन बढ़ोतरी, डीए बढ़ोतरी, इसके बारे में जानकारी देना। तो इस चैनल को मैंने पैसे कमाने के लिए बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मेरे हस्बैंड भी आर्मी से रिटायर है, 2015 में वो रिटायर होकर आए थे, आर्मड से है, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि हमारे सैनिकों ने हमारे देश के लिए क्या किया है, और इस बात का मुझे सम्मान है। इसी वजह से ये सेवा मैं कर रही हूं, और मैं मेरे सभी पेंशनर्स भाइयों की और मेरी फैमिली पेंशनर्स की मदद चाहती हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक ये जानकारी पहुंच सके। बाकी जो भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनको
मुबारक है, वो करते रहिए, हमें इस बात से कोई ज्यादा फर्क अब नहीं पड़ता है। सबसे आखिर में डीओ बढ़ोतरी कब होगी, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, या आप खुद ही इतने ज्यादा नॉलेजेबल हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि केंद्र सरकार डीए का अनाउंसमेंट कब करेगी। पर फिर भी आपने पूछा है, शायद आपको जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बता दूं कि अप्रैल महीने में केंद्र सरकार जो है बढ़े हुए डीएडीआर की घोषणा कर सकती है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मेरी माताजी जो है रेलवे कर्मचारी हैं और रिटायर हुई है। मुझे उनका जो पीपीओ है वो दिखाना है, और मैंने कई बार आपसे मैं पूछ चुका हूं, पर आपने कोई इसको लेकर जवाब नहीं दिया है। सर, ऐसा ज्यादातर तो नहीं होता है कि मैं किसी कमेंट्स के जवाब ना दूं, पर हो सकता है कि आपने किसी पुराने वीडियोस में कमेंट किया हो तो इसका जवाब देना मेरे से रह गया हो। अगर आप पीपीओ चेक करवाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी पेंशन में कोई गड़बड़ी है, तो आप बिल्कुल जो है पीपीओ चेक करवा सकते हैं। इसके लिए आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपको मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पर मेरे पास अभी व्हाट्सएप पर इतने सारे मैसेज हैं कि सभी मैसेज के मैं रिप्लाई समय से नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप मैसेज करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर जैसे मेरे ध्यान में वो मैसेज आएगा मैं रिप्लाई जरूर से कर दूंगी, और मेरे जो नंबर है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम, पीएमआर वालों का क्या होगा? 8 पे कमीशन से पहले पीएमआर वालों को ओआरओपी मिले तो अच्छा है, वरना बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा हमें। हमारे एक पीएमआर वेटरन्स हैं जो ये कमेंट जिन्होंने किया है। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें जब 8 पे कमीशन लागू होगा उससे पहले अगर हमारे जो पीएमआर वेटरन्स हैं उनकी पेंशन में अगर किसी ओआरओपी 3 के हिसाब से भी बढ़ोतरी नहीं होती या ओआरओपी 2 के हिसाब से भी, तो 8 पे कमीशन में भी जो है उनको नुकसान होना ही है। पर अभी इतना जल्दी ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 2 से 5 साल तक का जो है इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एफटी दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच में जो अभी रिव्यू पिटीशन केंद्र सरकार ने दी है, उसमें सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है, तारीख पे तारीख ही मिल रही है। तो ऐसे में ये कह पाना कि 2-4 महीनों में या 1 साल में इसका समाधान हो जाएगा, ये काफी मुश्किल है। बाकी तो आप खुद समझदार हैं, आप ऐसे मामलों के बारे में जानकार हैं ही। तो चलिए, जो भी हमारे पीएमआर वेटरन्स हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि पीएमआर वेटरन्स को ओआरओपी का जो लाभ है कब तक मिल सकता है, या उनकी पेंशन में कब तक रिवीजन हो सकता है? कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा, मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।